your cameras so that I can start the action. Yes. और भी सभी लोगों को कहा, देवांशी, you are so beautiful. Please switch on your camera. Thank you. Okay. So rest, if they think that they are not beautiful or handsome, they are ugly, then they can keep themselves on off mode, but then I am not going to make their attendance. Now, last class में क्या हुआ था उत्तम? मैम लास्ट क्लास में हो रहा था कंसीडरेशन, वी आर, हाँ यस, कंसीडरेशन. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. बताना कि कहाँ तक समझ में आया. अगर हो भी गया था, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं हम उसको, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे. कंसीडरेशन, एक सेकेंड. हाँ, मेरे ख्याल से ये 7 पॉइंट तक हो गया था ना. एक मिनट, सॉरी, मैंने अभी तक स्क्रीन नहीं शेयर. पॉइंट तक स्क्रीन, हाँ ठीक है, अभी मैं शेयर करती हूँ. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट तक हो गया था. किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम पिछले क्लास में कुछ नहीं समझ में आई हो? करण? नो मैम. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, आपको ये सब समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ क्या है ये कंसीडर? ठीक है, 7, ये सारे क्या है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंसीडरेशन है, राइट. अब हम लोग को पढ़ना है, कुछ तो ऐसे एक्सेप्शंस है. नॉर्मली, एक सेकेंड, हाँ, ये नॉर्मली कंसीडरेशन क्या होता है कि कंसीडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अगर इसका मतलब है कंसीडरेशन नहीं रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है, वो वॉइड हो जाएगा, या वो वॉइडेबल हो सकता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. बोलो, आप लोग खुद को म्यूट कर सकते हैं ना? यस मैम. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं होता है, फिर भी वो वैलिड होता है. फॉर एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल है, अभी उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कहाँ पे ऐसे कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जहां कोई बिना किसी कंसीडरेशन के भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा. पहले है प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. किसी से प्यार, किसी से अच्छे संबंध होने के कारण अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है, तो जो दूसरा पार्टी है जिसको आपने प्रॉमिस दिया है, वो अगर वो ना भी कुछ कंसिडरेशन आपको इन रिटर्न देता है, तो भी क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट उसको बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फादर, ठीक है ना, फादर या ग्रैंडफादर प्रॉमिस करते हैं अपने सन को कि हम अपने जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें देना चाहते हैं, पोते को, पर पोते किसी के, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. कुछ कंडीशन नहीं है यहाँ पे, कुछ शर्त नहीं है यहाँ पे. तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर वो बोलते हैं कि मैं देना चाहता हूँ, एंड देन वो अपना विल प्रिपेयर करके रजिस्टर करके अपना सिग्नेचर उस पर दे देते हैं, तो बदले में उनको उनका पोता या बेटा या जिस किसी को भी ये दे रहे हैं, वो उनको कुछ दे ना दे, दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना, दूसरे पार्टी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं, कुछ आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, स्टिल यू आर, जस्ट बिकॉज आपको उसके लिए प्यार का फीलिंग्स है, अच्छे रिलेशनशिप है, या आप उसको देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉमिस फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ वॉलेंट्री सर्विसेज. हाँ, हमने वहां पे पढ़ा था कि ऑलवेज कंसिडरेशन मूव्स फ्रॉम प्रॉमिसर, है ना, प्रॉमिसर की साइड से हमेशा कंसिडरेशन मूव होना चाहिए.
यानी ऑफरर को प्रपोज करना चाहिए, और तब अगर आप उस काम को करते हैं तो आप उसके बदले में कंसिडरेशन मांग सकते हैं। जैसे हमने वो शॉपकीपर कीपर वाला देखा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बिल्डर वाला एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें शॉपकीपर ने बोल तो दिया था ठीक करो, लेकिन वो क्या था, प्रॉपर प्रॉमिसरी ऑफर वो नहीं था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, जिसके कहने पे रिपेयरिंग ऑफ द मार्केट कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ था, और वही उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है। बाकी जो पार्टीज है वो क्या है, उधर से नहीं ऑफर हुआ है। तो जो वॉलेंट्री सर्विस है, सपोज मैंने कहा था ना कि मान लीजिए कि मेरा पर्स कहीं गिर जाता है और कोई हमको ढूंढ के दे देता है, तो क्या है उसके बदले में, एम आई बाउंड टू गिव समथिंग और द एल्स टू हिम और हर? नहीं ना, नहीं। नो मैम। लेकिन नो लेकिन लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है ना, जो कि मैं हूँ तुम्हें पता है। तो अगर मुझे कोई ऐसे ढूंढ के देता है और मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें वापस करना चाहती हूँ, इसमें जो भी है उसका कुछ पार्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, या इसके बदले में 500, 1000, 2000 कुछ भी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरा वापस कर दिया इतना वैल्यूएबल जो भी डॉक्यूमेंट खो गया था, जो भी खो गया था। नाउ वॉलेंटरीली सर्विस के लिए कोई कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, बट नाउ इफ यू प्रॉमिस, तो अगला आपको दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं देने वाला है। कहा था उन्होंने पास्ट कंसिडरेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई किसी को बचा देता है, तो बचाने के बाद अगर आप बोलते हो कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तो अब उस रिवॉर्ड के एवज में क्या वो फिर कोई कंसिडरेशन, फिर कोई प्रॉमिस करेगा क्या कुछ करने का? नहीं ना, वो तो ऑलरेडी डन है, उसने अपना काम कर लिया, अब उसको कोई कंसिडरेशन नहीं देना। सिमिलरली वॉलेंट्री सर्विस अगर कोई देता है तो आपको जरूरी नहीं कि आप उसको कुछ ना कुछ इनाम दीजिए, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं दूंगा, तो फिर ये दूंगा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इवन देर इज नो फॉर्मल कंसिडरेशन, दिस क्रिएट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स। ठीक है, टाइम बार डेट्स को मैंने पहले भी एक आध बार समझाया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। टाइम बार डेट्स अपने यहाँ एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, अपने यहाँ लॉ बुक में एक एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है ना, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक ऐसा डेट होता है, ऐसा एक उधार या कर्ज होता है जो सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए वैलिड होता है। यानी कि अगर आपने उस टाइम पीरियड में उसको रिकवर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। मान लो 10 साल है, 15 साल है, अनवैलिड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल इनवैलिड, अनवैलिड कोई वर्ड नहीं है करण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, कोई सॉरी बात नहीं, मैम। इट हैपेंस, कोई बात नहीं, जस्ट सीखते जाओ और जो गलतियां हुई उसको भूल जाओ। ठीक है, तो क्या हो गया ये कि अगर आप उस ड्यूरेशन तक, जैसे मान लो 10 साल के लिए कोई लोन मैंने करण को दिया, ठीक है ना, और 10 साल में वो मैंने रिकवर कर लिया या करण ने वापस कर दिया, जो भी है वेल एंड गुड। अगर ये 10 साल के बाद टाइम पीरियड बीत गया और तब तक वापस मैंने रिकवर नहीं कर पाई, वो रिटर्न नहीं हो पाया, तो वो टाइम बार डेट था, अब वो इनवैलिड हो जाएगा। अब आप उसको रिकवर कर भी नहीं सकते हैं बाय कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट के हेल्प से अब आप उसको, क्योंकि लीगली वो एक्सपायर हो चुका है उसका रिकवरी का डेट। समझ में आया? यस मैम। अब दूसरी कहानी, ये तो टाइम बार्ड डेट को मैंने समझाया है। अब इसमें कहानी ये है कि टाइम बार्ड डेट हो गया, जो अब कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता उसको रिकवर करने में, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ईमानदारी अभी है इस पृथ्वी पर। ठीक है ना, तो जिसको ये रिटर्न करना था, जैसे करण को अभी ये रिटर्न करना था, और करण बोलता है कि मैं ये जो 10,000 आपसे लिया था वो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, मैं वापस करूंगा फलाने डेट तक, लिख करके और साइन कर देता है, तो वो क्या हो गया, तब वो वैलिड हो जाता है, और फिर कोई फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत है, यानी कि करण को मुझे अब और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वो उस फिक्स डेट पर अपना वो जो डेट है वो दे सकता है। ठीक है ना, तो आप टाइम मैम बार्ड कोई यस अगर मैम। नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे तो सकते हैं। नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है, लेकिन अगर वो देना चाहे तो उसको फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, वही पुराना जो टाइम बार्ड उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो उसने मैंने पे किया था और हमारे बीच में, इसके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया होगा, उसी डॉक्यूमेंट पे फ्रेश सिग्नेचर करके आई वांटेड टू पे बैक टू यू, और सिग्नेचर करके अगर देना चाहे तो दे सकता है। अदरवाइज मैंने कहा ही था कि अगर टाइम एक्सपायर हो जाता तो कोर्ट भी बोलता है कि अब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों यस समझ मैम। में आया? एक और, नो कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी, ये 5 पॉइंट है, बस याद रखना, इसी 5 पॉइंट पर 5 जगहों पर ऐसा है कि कंसिडरेशन दूसरे पार्टी की तरफ से नहीं है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नो कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एजेंसी,
इसका क्या मतलब हो गया कि एजेंसी, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एजेंट प्रिंसिपल एजेंट को ऑथराइज करता है, तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एजेंट को जब भी ऑथराइज करे तो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करके करे, वो ऐसे भी ऑथोरिटी लेटर दे करके एजेंसी क्रिएट कर सकता है। जैसे कभी कभी हम लोकल गार्जियंस को ऑथोरिटी ऑथराइज कर देते हैं कि हमारा जो बच्चा वहां रह रहा है उसकी जरूरतों को पूरा करिएगा, या फिर उसको देखिएगा, या छुट्टियों में उसके यहाँ ले आइएगा, ये अथॉरिटी लेटर ले लीजिए, सिग्नेचर में कर देता हूँ। जब भी आप ये लेटर लेकर के जाएंगे तो आपको एज ए गार्जियन वो ट्रीट करेंगे, स्कूल वाले या कॉलेज वाले या हॉस्टल वाले, और हमारा बच्चा आपको हैंड ओवर कर देंगे। जरूरी नहीं है कि इसलिए प्रिंसिपल और एजेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट करे। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को बहुत भरोसा है जिसको वो ये अथॉरिटी दे रहा है, तो वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लास्ट वन, कंप्लीटेड गिफ्ट। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ठीक है ना, तो म्यूट ही कर लीजिए, कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। ओके, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स का क्या मतलब हो गया? अच्छा, गिफ्ट के बदले में कोई कंसीडरेशन होता है क्या? मेरे बर्थडे में तुम लोगों ने मुझे कुछ गिफ्ट किया, ठीक है ना, मेरे बर्थडे के 2-4 दिन बाद हमसे कुछ पंगा हो गया, ठीक है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, मैम ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए, ठीक है, तो क्या तुम मुझसे वो वापस ले सकते हो? मांग सकते नो हो? मैम। दीजिए, नहीं तो ma'am. मैं नहीं। No, तो ma'am. जो कंप्लीटेड गिफ्ट है, जो आपने किसी को गिफ्ट किया है, गिफ्ट के बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वो ऐसे ही दिया जाता है, वो अनकंडीशनल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंप्लीटेड गिफ्ट को जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन की दूसरी तरफ से। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे गिफ्ट दिया लेकिन मैंने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं, ठीक है, तो अब आप मुझे वापस नहीं ले सकते हो, मेरे से वो गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, तो दैट बिकम्स वैलिड। बिना किसी कंसिडरेशन के भी वो आप वापस नहीं ले सकते, वो वैलिड हो चुका है आपका गिफ्ट, अब एक्सेप्टेड एंड यूटिलाइज्ड। नाउ अब हम ये सब खत्म कर चुके हैं, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक हमारा पार्ट है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देख लिया था, फिर भी बहुत क्विकली इसको कवर कर लेते हैं। क्या है ये लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब? किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट यानी पर्पस, जिस चीज के लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पर्पस भी लीगल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि किसी को किसी काम मर्डर नहीं के करना। हाँ, किसी काम के बदले में अगर आप बोलते हैं कि मैं 20,000 दूंगा या 25,000 दूंगा, तो ये 20-25,000 देना क्या अनलॉफुल है? कंसिडरेशन क्या अनलॉफुल है? नहीं। लेकिन जो पर्पस है, अगर लीगल। किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी की मोटरसाइकिल जला देने के लिए अगर आप बोलते हैं और तब आप ये पैसा देते हैं, तो कंसिडरेशन भी इलीगल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी इलीगल हो जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल होने के लिए जरूरी है कि दोनों ही चीज लॉफुल रहे, कंसिडरेशन भी लॉफुल रहे, और ऑब्जेक्ट जिसके ऑब्जेक्ट। ऊपर कर रहे हैं, जो पर्पस है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी लॉफुल रहे। ठीक है, द कंसिडरेशन और एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। अब सेक्शन 23 इस चीजों को डिस्कस करती है कि कब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होगा, यानी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट इज लॉफुल। वो लॉफुल तब तक होता है जब तक कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर उसको लॉ ने मना ना कर रखा हो, यानी कानून के द्वारा वो प्रोहिबिटेड ना हो। ठीक है, फॉरबिडन ना हो, कानून ने उसको मना ना कर दिया गया हो वो काम करने से, तब अगर आप वो काम करते हैं तो क्या होगा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही सही माना जाएगा। दूसरा है इट इज, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा मैं डिटेल में समझा देती हूँ, वहां मैंने जल्दी जल्दी बताया था। इट इज ऑफ सच नेचर दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यानी कि वो वैसे नेचर का होना चाहिए, वो वैसे नेचर का नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक्ट को, किसी लॉ के किसी और प्रोविजंस को, किसी और आर्टिकल या सेक्शन के अगेंस्ट हो। ठीक है, इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब ये फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो। ये जो कंसिडरेशन है या जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, फ्रॉड है, किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करने का पर्पस इसमें हिडन है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, फ्रॉड बेस्ड है।
मैम सेकंड पॉइंट क्या बताई थी फिर से? सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड करो, चलेंगे आगे, ठीक है ना। अभी तो मैं बता रही हूँ, थोड़ा होल्ड करो, वहां चलते हैं। इट इम्प्लाइज इंज्यूरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सब्जेक्ट मैटर अगर किसी आदमी को या उसके प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें अनलॉफुल है। कंसिडरेशन है अनलॉफुल या फिर सब्जेक्ट मैटर है अनलॉफुल, तो वो क्या हो जाएगा, लॉफुल नहीं रहेगा। एंड उसके बाद इमोरल इन द आईज ऑफ कोर्ट। इमोरल इन द आईज ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ कि कोर्ट के नजर में जो आप काम कर रहे हैं या जो काम करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है वो इमोरल है। इमोरल मतलब सही नहीं है, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये काम सही नहीं किया गया है, जो सही नहीं है, जो राइट नहीं है, उसी को बोलते हैं हम लोग इमोरल। एंड इन अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। अभी एक एक एग्जांपल से देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। ये क्या है, अनलॉफुल कंसीडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, दोनों में से कुछ भी अगर अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, अनलॉफुल होगा। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ने मना कर रखा है, जैसे कि एक्स एग्रीज टू प्रोवाइड एन, हाँ, एक्स वाई को बोलता है कि मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में, अपने दफ्तर में नौकरी दिलवा दूंगा, ठीक है ना, अपने सेक्टर में नौकरी दिलवा दूंगा, प्रोवाइडर आप मुझे 50,000 रुपया दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये तो घूसखोरी हुआ, राइट। ये तो आप गलत काम करने के लिए किसी को बोले कि मैं करवा दूंगा लेकिन आप मुझे इतना पैसा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड है, लॉफुल है। उसका एक तरीका है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए हमेशा कंपनीज ऑफर निकालती है, खासकर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है, तब जा करके भर्ती करती है। और अगर कोई बोलती है कि तुम्हें इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, मैं तुम 5 लाख दो और मैं तुम्हारा ऐसे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा दूंगा, तो क्या हुआ, दिस इज इनवैलिड, अनलॉफुल। लॉ ने ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं किया है किसी को भी। then that becomes क्या, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ के द्वारा मना किया गया है, और तब भी अगर आप कोई काम करते हैं तो दैट इज नॉट लॉफुल, ठीक है। क्लियर तो सी। दूसरा, यस मैम। द Yes, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, अच्छा ये तुम्हारा पॉइंट आ गया। द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी टैक्सेस छिपाने के लिए या फिर अपना टैक्स को बचाने के लिए, देखो टैक्सेस बचाने के लिए बहुत सारे लॉफुल तरीके हैं, जैसे कि आपने क्या कहते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट LIC में में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, घर HRA आपके नाम से जा रहा है, HRA जा रहा है, हाउस रेंट आप कहीं पर दे रहे हैं, तो ये सब बच्चों का हाँ, एजुकेशन। आप जो भी ATC फॉर्म ATC भर के जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली सर्टेन परसेंटेज तक टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन उसके बहुत सारे जोड़ तोड़ भी हैं, बहुत सारे अलग तरीके भी हैं। तो क्या है, ये तरीका क्या है, आप चोरी छुपे कर रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन अदरवाइज क्या है, वो किसी ना किसी इनकम टैक्स प्रोविजन को धोखा देने के लिए करते हैं, राइट। अपने प्रॉपर्टी को सब अपने फैमिली मेंबर सबके नाम से दे दे के, आप दूर दूर के रिलेटिव्स के नाम से उनको लिख रखा है, क्योंकि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप अपने नाम पे सारा नहीं लिख सकते थे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता। तो करते हैं ना लोग, भाई भतीजा गाँव का कोई दूसरा उसके नाम से कर देते हैं, उसको पता भी नहीं रहता कि मेरे नाम से कुछ लिखा गया है, क्योंकि बता देंगे तो पता निकल किसके दिमाग में बेईमानी आ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, होता क्यों है, ताकि मुझे कम टैक्स भरना पड़े। तो किसी न किसी एक्ट को, के प्रोविजन को डिफीट करना, डिफीट मतलब हराना, परास्त करना या निरस्त करना, जो भी बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया है, ये काम किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। यहाँ पे भी जो आपका कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो सही नहीं है। समझ में आया। यहाँ पे कुछ है, देख लो। एक्स एग्री टू एंटर कॉर्पोरेशन सर्विस, हाँ, एक्स कोई होता है जो कॉर्पोरेशन सर्विसेज में काम करने के लिए तैयार होता है, डेली के 500 के, एक्चुअली उसको जो पे करना होता है वो 750 रुपया रोज का पे करना होता है कॉर्पोरेशन को। लेकिन वो जो पे करती है वो बोलती है देखो 500 रुपया तो तुमको हम दिखा के पे करेंगे, मतलब ऑन पेपर पे करेंगे, और ये जो 250 है वो तुमको एक्सपेंसेस के नाम पे दे देते हैं, वो हम पे नहीं करेंगे। इसमें क्या तुम्हारा बचेगा, तुम्हारा टैक्सेस बच जाएगा, और हमारा जो एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे अपने अकाउंट बुक में वो कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टैक्स कम लगेगा। तुम्हारा तो खैर टैक्स ब्रैकेट में आ ही नहीं रहे हो तुम, तो कोई बात ही नहीं। तो वॉट एवर दिस, ये क्या हो गया, ये भी हो गया कि आप
किसी न किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने के लिए ऐसा कर रहे हो, उसको किसी तरह से वो प्रोविजन हम पे इम्प्लीमेंट ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अगेन ये भी अनलॉफुल कहलाएगा। अब क्लियर हुआ तुझे? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज फ्रॉडुलेंट, सिंपल, अगर दो लोग आते हैं आपस में मिलते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं जिसका पर्पस कुछ नहीं है, पूरे मोहल्ले के लोगों से क्या है, कुछ ना कुछ पैसा बटोरना है, और हम उनको बोलेंगे कि हम इतना % प्रॉफिट देंगे, और बाद में वो पैसा लेकर के चंपत हो जाएंगे और क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। दैट मीन्स आप सारे लोगों को चीट करने वाले हैं, डिसीव करने वाले हैं। आपका जो एजेंडा है उन लोगों को ठग करके, पैसे को लूट करके, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उस पार्टनरशिप फर्म को डिलीट कर देना है, ठीक है ना। फिर आप कहीं चले जाएंगे। कितने सारे लोग ऐसे आते हैं जो इसी सब पर्पज से इसी तरह का बिजनेस करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे किसी को ठगने की नीयत से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वैसे भी कंसिडरेशन को क्या बोलेंगे, इस तरीके के पार्टनरशिप को फ्रॉड को अनलॉफुल पार्टनरशिप कहेंगे, इस तरीके के बिजनेस डील को अनलॉफुल बिजनेस डील करेंगे, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट पर बेस्ड है। यहाँ पे एक केस है, थोड़ा सा उस केस को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स क्या था, एक लैंडेड प्रोप्राइटर। लैंडेड प्रोप्राइटर का मतलब होता है जमीन के, जिसके नाम से वो जमीन लिखा है, जो उसका प्रोप्राइटर है, उस जमीन का वो प्रोप्राइटर था, और उसका एजेंट क्या करता है, पैसे लेने के किसी वाई पार्टी से पैसा लेकर के उस प्रोपराइटर की कुछ प्रॉपर्टी को लैंड लीज पे लगा देता है, बिना किसी प्रिंसिपल के को ये नोटिस दिए हुए, इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या हो गया, वो फ्रॉडुलेंट हो गया, क्योंकि आपने जिसका जमीन था उससे कोई बात नहीं की, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और उसके इंफॉर्मेशन के बिना एजेंट ने क्या किया, अपना पैसा बनाने के लिए जो मालिक है, जो ओनर है, उसके जमीन को विदाउट उसके कंसल्ट के लीज एग्रीमेंट कर लिया। अब कल को अगर ये चीज प्रिंसिपल को पता चलेगी तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि मुझे वो चाहिए, और वो उसको वापस ले सकता है, और प्रिंसिपल इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो एजेंट से उसको पैसे वापस दिलाए, क्योंकि बिना आपको जब मालूम था कि ये ओनर नहीं है इस जमीन का एक्स, तो फिर उसके साथ आपने एग्रीमेंट विदाउट माय कंसल्ट क्यों किया। समझ में आया? ये क्या क्या एजेंट ने Yes, किसी और के साथ मिल करके फ्रॉड किया, और प्रिंसिपल को चीट करने के नियत से किया। नेक्स्ट, इफ इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, अगर ये किसी आदमी को या उसके प्रॉपर्टी को, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी को इंज्योर करने के लिए, डैमेज करने के लिए किया गया है, तो भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी क्या होगा, कंसिडरेशन भले ही लॉफुल हो आपका कुछ पैसा देने का या कुछ भी देने का, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है। लाइक कोई किसी को बोलते कि इसके घर के दीवार को गिरा दो, ठीक है, इंजरी हो गया, ठीक है, इंजरी किसी को आप डैमेज करते हो, किसी का एक्सीडेंट करते हो या किसी के साथ मारपीट करते हो, फिर तो ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया। X promises to pay rupees 10,000 to Y if he sets fire to Z motor car. उसके कार में तुम आग लगा दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। क्या हो गया ये, अनलॉफुल, इलीगल, ठीक है। तो वाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर और कंसिडरेशन दोनों ही क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है ना। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि ये गलत कर रहे हैं आपने जो किया है ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से सही नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा। इमोरल को डिफाइन करते, इमोरल होता क्या, इमोरल सिंपल है, जो चीज सही नहीं माना जाता है, जो चीज सही नहीं है, दैट बिकम्स इमोरल। जैसे कि चलो ये केस को देख लेते हैं, मैं दूसरा कुछ एग्जांपल देने वाली थी, बाद में दे देंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ एक केस था, राय विजली वर्सेस नंसा नागर, ठीक है ना। अब नंसा नागर को राय विजली से प्यार हो गया था, तो उसने बोला उसको कि तुम क्या करो, अपने हस्बैंड को छोड़ दो, ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसा देता हूँ, ये पैसा लो और तुम क्या करो, डिवोर्स ले लो अपने हस्बैंड से, और उसको डिवोर्स लेकर के तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो नानसा मान गई, ठीक है ऐसा कर लेंगे। उसने क्या किया, वो पैसे भी ले लिए और उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी नहीं लिया, राइट। अब ये बोलता है कि मैंने उसको इतने पैसे दिए थे और अभी तक कोर्ट गया राय विजली
और बोला कि मैंने पैसे दिए थे इसको डिवोर्स लेने के लिए, ना तो ये मेरा पैसा वापस कर रही है, ना तो डिवोर्स लेकर के हमसे शादी कर रही है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये बात गलत है, दूसरी की बीवी को मत ऐसा ऐसा करने के लिए मत प्रेरित करो, मत इंस्पायर करो, दिस इज नॉट मोरल, आप ये गलत कर रहे हैं और आप उससे रिफंड भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उसने जो भी है, आप चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, इसीलिए हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। उसी तरह अगर आप अपनी मकान है, आपका मकान है, ठीक है, मकान को किराए पे लगाना सही है, आप लगा सकते हो, लेकिन किसी ऐसे काम के लिए जो इमोरल है, जैसे कि अपने यहाँ अभी आप अगर किसी अपने मकान को देते हो, किसी को लिकर बनाने का फैक्ट्री बंद चलाने के लिए देते हो, तो क्या हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है ना, प्लास्टिक बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक का फैक्ट्री चल रहा है आपके मकान में, तो ठीक है, किसी को किराए पे देना वैलिड है, लेकिन जो चीज इलीगल है, जो चीज अभी हमारे यहाँ बैन किया गया, वो काम करने के लिए आप दे रहे हो, तो क्या हो गया कि वो गलत हो गया, राइट? तो ऐसे चीजों को जो इमोरल मानती है कोर्ट, वो चलाने के लिए दोगे तो तुम सही काम से भी दोगे, उसके बदले में उससे तुम पैसा भी लोगे मंथली, जितना बोला है उतना भी, तब भी अगर वो आपको टेनेंट आपको पैसा नहीं देगा, तो आप उस टेनेंट से पैसा कोर्ट के थ्रू रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोर्ट में क्या जाके बोलोगे कि किस चीज का बिजनेस कर रहा था वो, बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो तुम ही अंदर चले जाओगे, वो भी जाएगा और तुम भी जाओगे, है ना? दैट्स वाई ये भी क्या है, अनलॉफुल है। एंड लास्ट वन इज इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जो मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, जिस पर सबका इक्वल हक है, जैसे सड़क, ठीक है ना, हम लोग लड़ते झगड़ते तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे पिताजी का है क्या रोड, क्या हम नहीं चले, तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब लोग इस पे चल सकते हैं, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, और सही तरीके से यूज करने का है। तो अगर कोई बोले कि ये हमारी भी है, तुम्हारी है तो हमारी भी, और मैं इसको तोड़ूंगा, देन दैट बिकम्स यू आर डैमेजिंग दैट प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, ये अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी पॉलिसी है, इसको आपको नहीं अलाउ किया जा सकता है, इसीलिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी अनलॉफुल कह जाएंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल नहीं है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड लीगल लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। नाउ अब ये Yes, खत्म ma'am. हो गया, कंसीडरेशन खत्म हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन खत्म हो गया, थोड़ा सा ये अनलॉफुल एंड इलीगल एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, क्या जरूरी है कि वो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है ना? लेकिन जितने भी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स है, जरूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो, यानी कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड अनलॉफुल। जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट Yes, के बीच में डिफरेंस है ना, एक हेयरलाइन डिफरेंस, वैसे ही अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच में भी डिफरेंस है। अनलॉफुल एग्रीमेंट जिसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सके, तो कोर्ट किस किस केस में इन्फोर्स नहीं कर सकती है, अगर तो या तो उसमें वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो, या फिर उसमें कुछ ऑफर सही तरीके से ना एक्सेप्ट किया गया हो, या और भी तुम लोग बताओ क्या क्या और होता, कंसेंट फ्री नहीं हो, ठीक है ना, गलती से कोई कंसेंट दे दिया गया हो, तो गलती से कंसेंट देना भी अनलॉफुल कहलाएगा, बट क्या वो इलीगल हो जाएगा? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब है कि अनलॉफुल एग्रीमेंट किसी भी एक एलिमेंट के, किसी भी एक एसेंशियल एलिमेंट के मिसिंग होने के कारण, एक सिग्नेचर भी उसमें मिसिंग है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और वो अनलॉफुल है जब तक कि उस पर सिग्नेचर पर आ नहीं जाता है, तो उसके कारण वो अनलॉफुल हो सकता है और वो वाइड हो सकता है, लेकिन वो इलीगल नहीं हुआ, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट्स ऑलवेज क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, किसी को मारने का, किसी को पीटने का, किसी के घर को डैमेज करने का, या किसी के रेपुटेशंस को खराब करने का जो होता है ना, उसको हम इलीगल बोलते हैं, ठीक है ना? कहीं जैसे सेंस, जैसे कि चाइल्ड लेबर इलीगल है ना, आप अपने घर पे ठीक है, आप मेड रखिए, सर्वेंट रखिए, बट दैट शुड बी अबव 18 इयर्स, अगर आप बच्चे को रखते तो यू आर डूइंग इलीगल, राइट? लेकिन तो जो इलीगल है वो एकदम क्वाइट डिफरेंट है अनलॉफुल के। अनलॉफुल है अगर सपोज करो कि मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने तुमसे बोला कि ये जो कोई भी मेरा कोई घर है या मेरी कोई गाड़ी है, वो मैं तुम्हें 50,000 रुपए में दे दूंगा,
ठीक है, अगर तुमने मुझे 31 तारीख तक ये बॉन्ड साइन करके दे दिया तो मैं तुम्हें ये 50,000 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि तुमने किसी कारण से बॉन्ड दे दिया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो मेरा रिजेक्शन है वो अनलॉफुल हो सकता है। सिंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर ड्यूटीज, आपने अपने सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा किया है, तो मुझे दे देना चाहिए। ये अनलॉफुल हो सकता है लेकिन ये इलीगल नहीं है। ये आपको किसी भी तरह से हार्म पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। इलीगल होता है जब उसका इंटेंशन हो आपको चीट करने का, डिसीव करने का, दर्द पहुंचाने का, तकलीफ पहुंचाने का, देन दैट बिकम्स इलीगल। अनलॉफुल है किसी चीज के मिसिंग होने के कारण हम नहीं कर पा रहे एग्जीक्यूट। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल है। अनलॉफुल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड इट बिकम्स वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट्स आर क्रिमिनल ऑफेंसेस। इलीगल वही एग्रीमेंट्स होते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर को रखना, किसी लड़की को जबरदस्ती गलत काम के लिए तैयार करना, ठीक है ना, या फिर ऑल। तो ये सब जो काम है, जो आप जितने काम का जो रिजल्ट होता है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में कन्वर्टर होगा। जो आईपीएल इंडियन पीनल कोड के तहत आएगा वो क्रिमिनल हो जाएगा। अदरवाइज किसी एक एसेंशियल एलिमेंट के मिसिंग रहने के कारण हो सकता है कि वो एग्जीक्यूटेड ना हो, ना कर सके, और वो अनलॉफुल रह जाए। ठीक है, अनलॉफुल नॉर्मल बोलचाल में हम इसको कम यूज करते हैं, इलीगल टर्म ज्यादा यूज करते हैं, लाइक अनलॉफुल। लेकिन चूंकि लॉ हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि अनलॉफुल एंड इलीगल अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग चीज है। ठीक है, अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ लेटिंग हिज सन फॉर इलीगल एक्टिविटीज। अगर एक आदमी को पता है, उसके नॉलेज में है कि वो अपना जो घर किराए पर दे रहा है वो किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए दे रहा है, स्मगलिंग करने के लिए दे रहा है, ठीक है ना, उसमें ड्रग्स की स्मगलिंग हो रहा है, तो बस गया, इलीगल हो गया वो, है ना। लेकिन उसके नॉलेज में नहीं है कि क्या चीज चल रहा है। उसके घर में बोला गया कि हम ट्यूशन सेंटर चलाएंगे और तब जाके ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, तो अब उस आदमी की कोई क्या है, कोई गलती नहीं है, उसने किसी और चीज के नॉलेज, लेकिन जानबूझ कर देना इज इलीगल। समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़े। ये लिस्ट है वॉइड एग्रीमेंट्स का, देख लो फिर अटेंडेंस बना लेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। ठीक है, एग्रीमेंट्स अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, अगर दोनों ही पार्टी में के बीच में एब नहीं, कंसेंसस एड इडियम नहीं है, दोनों ही पार्टी क्या होते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के गलती से गलत गलत समझ लेते हैं, तो भी वो वॉइड है। समझ में आ रहा है ना ये? Yes, ma'am. उसके बाद क्या, Yes, एग्रीमेंट्स वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। दोनों में से कोई भी चीज अगर अनलॉफुल है, जैसे कि अभी हमने देखा, तो भी वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज void but except those 5 exceptions, जहाँ पे 5 exceptions मैंने बोला है, लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, टाइम बार्ड, लोन और भी क्या बताया था, तो वो उन सारे केसेस में क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। वॉलेंटरी एक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं होना जरूरी है। समझ में आ गया? अगर यस मैम। एग्रीमेंट मेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर किसी मेजर को आप शादी करने से रोक रहे हो और इस तरीके का एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपया दूंगा, तुम फलाने से शादी मत करो, वो भी क्या हो गया, वॉइड होता है, वो भी वैलिड नहीं है। एग्रीमेंट डिफीट्स द लीगल प्रोविजन, अगर एग्रीमेंट किसी भी लीगल प्रोविजन को टालने के लिए है, उसको धोखा देने के लिए, लीगल प्रोविजन को, लॉ को धोखा देने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वॉइड है। एग्रीमेंट विच आर अनसर्टेन, जो अनिश्चित है, ठीक है ना, वो भी वॉइड है। सर्टेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मेजरेबल या क्वांटिफिकेबल, जिस टर्म में भी हो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। वैगरिंग एग्रीमेंट्स आगे पढ़ेंगे क्या होता है वैगरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो वैगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। वैगरिंग का मतलब होता है सट्टेबाजी, ठीक है ना, जुआ। क्या मैम? Speculator. जुआ जुआ बेट, हाँ। तो वैगरिंग एग्रीमेंट्स भी वॉइड होगा, आपको मालूम है, यस मैम। ठीक है। तो जो speculator कहते भी हो हैं, जाएगा, ये तो इलीगल भी हो जाएगा मैम ना। हाँ, इलीगल भी होगा, गुड, वेरी गुड, अच्छा बोला तुमने, ये इलीगल भी होगा। वैगरिंग एग्रीमेंट्स आर इलीगल एग्रीमेंट्स। तो चलो अभी हम इतना ही समझते हैं, इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि वैगरिंग एग्रीमेंट्स भी वॉइड है। ठीक है, एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अच्छा, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट इसके लिए समझाना जरूरी है। कॉन्टिंजेंट मतलब फ्यूचर के किसी इवेंट पर जिस चीज का होना या ना होना तय हो, उसको हम कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। तो अगर
फ्यूचर इवेंट पहले ही पता आपको कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होना चाहिए ना कि ये हो सकता है, तब वो हुआ तो तुम करोगे, नहीं हुआ तो तुम नहीं करोगे। ये फर्दर तुमको ये 2 लाइन है ना, नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ा याद रखो, अभी कल नेक्स्ट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये दोनों आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्दर आने वाला है। स्पेशल एग्रीमेंट्स के अंदर आपको पढ़ना है वैगरिंग एग्रीमेंट्स, कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स, क्वासी एग्रीमेंट्स एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट एग्रीमेंट। तो वो जब पढ़ेंगे तो ये फर्दर छोटा छोटा है, पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा ये दोनों। अभी अगर थोड़ा नहीं, मैं नहीं चाहती अभी डिटेल में जाना है इसमें। और नेक्स्ट वन है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ। अगर कोई एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए भी हो, मे बी वो कंटिंजेंट नहीं हो, वो नॉर्मल एक्ट है, नॉर्मल एग्रीमेंट है, लेकिन किस चीज का है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पॉसिबल है, तो भी वो वाइड हो जाएगा। ओके, यस मैम। अब हम लोग Yes, ma'am. अटेंडेंस ले ले।